हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आपका चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आखिरी पड़ाव यानी हम लोग बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस इस टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। बॉन्डिंग में हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ ली है। हमारे सिलेबस में 3 थ्योरीज हैं, वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कुछ और थ्योरीज भी होती हैं, लिगेंड फील्ड थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पिछले लेक्चर में आपको वर्नर्स थ्योरी और उसके ड्रॉबैक्स पढ़ाए गए थे। अब जो सेकेंड थ्योरी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, मतलब दिया नहीं था, बेसिकली इसको जनरल जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए तो पहले से ही दे दी गई थी। पॉलिंग ने इसको एक्सटेंड कर दिया था कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये जानने के लिए अभी पढ़ेंगे हम लोग। बट आपको क्या चाहिए कि जो पुराने लेक्चर्स हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, पहले आप उनको कंप्लीट कर लें, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। तो उनको कंप्लीट करने के लिए, उन लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे जाइए। वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में मिल जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इन लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। तो दोनों ही जगह से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हमें ये जानना था, वर्नर्स थ्योरी में हमें ये तो पता लग गया था कि सेंट्रल मेटल और जो लिगेंड्स होते हैं, या इस तरीके से हमने वहाँ पर पढ़ा था कि सेंट्रल मेटल 2 टाइप की वैलेंसीज शो करता है। एक तो वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा जो नॉर्मल सॉल्ट्स में शो करता है, और दूसरा वो जो लिगेंड्स के साथ बनाता है। लिगेंड्स के साथ सेंट्रल मेटल कौन सा बॉन्ड बनाता है ये नहीं बताया गया था उस थ्योरी में, और भी बहुत सारे ज्योमेट्री नहीं बताई थी, ये ड्रॉबैक्स रह गए थे। तो क्या किया गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया कि जो सेंट्रल मेटल है और जो लिगेंड्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तभी तो इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा गया था बाद में। सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक स्पीसीज ऐसी होगी जिसका ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, दूसरी स्पीसीज ऐसी होगी जिसके ऑर्बिटल भरा हुआ होगा और वो ओवरलैप करेंगे। जिसका खाली ऑर्बिटल होता है बिल्कुल, उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। जिसका भरा हुआ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको डोनर कहा जाता है। तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एक्सेप्टर और जो लिगेंड्स होंगे वो डोनर होंगे। मतलब लिगेंड्स का भरा हुआ ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल के खाली ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें फिर तमाम चीज़ें आ गई भाई। सेंट्रल मेटल को अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं तो उतने ऑर्बिटल्स उसके पास खाली होने चाहिए। खाली नहीं हैं तो कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग भी हो जाती है। तो कहाँ पेयरिंग होगी, कहाँ नहीं होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। फिर जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, भाई सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल देखे गए तो सारे ऑर्बिटल्स भी आइडेंटिकल होने चाहिए। तो जो खाली ऑर्बिटल्स होते हैं अलग अलग एनर्जी के होते हैं, जिनकी एनर्जी में थोड़ा अंतर होता है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, और वो हाइब्रिडाइजेशन से अपनी एनर्जी को इक्वलाइज कर लेते हैं, और इक्वलाइज करने के बाद फिर वो लिगेंड के भरे हुए ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ है, इसके बेसिस पे हमें ज्योमेट्री पता लगेगी जो हमें पढ़ने होते हैं। अगर sp3 d2 या d2 sp3 दोनों में क्या डिफरेंस है बताया जाएगा आपको। अगर ये है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल होता है, और अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर होता है। इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। तो मेरा सजेशन ये है, पहले आप कुछ पॉइंट्स लिख लें 2-4, और फिर हम लोग एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे। मतलब इस थ्योरी को कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है वो हम लोग सीखेंगे। इससे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो फटाफट आप 2-4 पॉइंट्स लिख डालिए थ्योरी के। लिखिएगा सबसे पहले तो यही पॉइंट नहीं, एक्सटेंडेड बाई पॉलिंग फॉर कॉम्प्लेक्सेस। इसमें लिखें फुल स्टॉप के बाद अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अब डैश लगा के पहला पॉइंट लिखिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फुल स्टॉप के बाद
coordinate bond is formed by overlapping of empty orbitals of central metal with filled orbitals of ligands. That is, central metal is acceptor and ligands are donor. ये पहला पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट में सेंट्रल मेटल मेक्स ऑर्बिटल्स एम्प्टी इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं उतने ऑर्बिटल्स को एम्प्टी करता है. सेंट्रल मेटल मेक्स ऑर्बिटल्स एम्प्टी इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉमा. समटाइम्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो टेक प्लेस. Sometimes pairing of electrons also take place to make the orbitals empty. Full stop के बाद these empty orbitals hybridize to give orbitals of equal energy, and these empty orbitals overlap with filled orbitals of ligand to form coordinate bond. ये सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो इसमें ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है. जैसे आप देख लीजिएगा, अगर D2 क्या है ये आपको बताएंगे. D2 sp3 है या sp3 D2 है, अंतर आपको पढ़ाया जाएगा अभी. तो ऐसे केस में ऑक्टाहेड्रल होगी ज्योमेट्री. अगर sp3 है, ये बहुत कॉमन है दोनों, तो ऐसे केस में जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी. और अगर देखिएगा DsP2 है हाइब्रिडाइजेशन, तो ऐसे केस में जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर ये होती है. आपको एग्जाम्पल बताते हैं एक. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है K4 FeCN6. ठीक है. अब अगर इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिस करें तो आयरन की जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 निकल के आएगी. आयरन में होते हैं 26 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है, हम केवल लास्ट वाला ही लिख रहे हैं, तो निकल के आता है 3d6 और 4s2 और p में होते हैं 0. अब आयरन +3 में नहीं है, यहाँ पर जो आयरन है वो +2 में है. आयरन को अगर हम +2 में ले जाएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d6 4s0 और p में 0. ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. ये हमने लिया 3d, ये 5 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे. 2 3 4, एक ये ले लिया हमने, 5 ऑर्बिटल हो गए. इसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए, 2 3 4 5 और ये 6th इलेक्ट्रॉन. ये 3d हो गया. ये है 4s जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये है 4p जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब देखिए करना क्या है, हमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने हैं, क्योंकि 6 CN यहाँ पे हैं. बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हैं. तो 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए. एक ये दिख रहा है, 3 ये हैं, कितने हो गए 4. 2 और चाहिए, 2 और चाहिए. उसके लिए या तो 4d को यूज करो या फिर 3d के 2 खाली हों. ठीक है. अगर हम 4d के यूज करते तो s का 1 हो गया, p के 3, sp3d2 आता. और अगर हम ये वाले खाली वाले यूज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, d पहले आ गए d2 sp3. तो ये जो d2 sp3 और sp3d में अंतर ही यही है. जब जो d ऑर्बिटल यूज करते हो वो आप nth शेल के यूज करते हो. nth मतलब जिसके s और p हैं.
आखिरी शेल nth, d भी nth का ही यूज करोगे तो sp3d2 आएगा। और जब d ऑर्बिटल यूज करोगे n-1th के तो ये आ जाएगा d2sp3। d2sp3 को हम लोग बोलते हैं, अगर d2sp3 हुआ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और अगर sp3d2 हुआ तो इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लिखाएंगे आपको ये चीजें। तो फिलहाल क्या है, अब यहां पे हमारे सामने ये मुद्दा है कि एक ये हो गया, 3 ये हो गए, 4, 2 उधर के लें या इधर वाले खाली करें। अब पॉलिंग भाई साहब को ये प्रॉपर्टीज तो पहले से ही पता होती थी कॉम्प्लेक्स की, हमारे सामने प्रॉपर्टीज नहीं है। प्रॉपर्टीज का मतलब उनको पहले से ही पता था कि ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, डायामैग्नेटिक है। और डायामैग्नेटिक तभी होगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड। अभी आपको यहां पर 1 2 3 4 अनपेयर्ड दिख रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म जनरेट होता है, और इनको ये प्रॉपर्टी पहले से ही पता थी कि ये कैसा है, ये डायामैग्नेटिक है। तो इन्होंने क्या किया, भाई प्रॉपर्टीज पहले से ही पता है, ऑब्जर्वेशंस उनके पास पहले से ही हैं, तो उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यहां पर क्या किया, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा दी। हमें नहीं अभी कॉन्सेप्ट मिल पाया कि कहां पेयरिंग करानी है कहां नहीं करानी है, हम आपको बताएंगे कहां करानी कहां नहीं करानी, लेकिन उन्होंने क्या किया, यहां पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा दी। तो लिखेंगे यहां पर कहां करानी है वो हम आपको सिखा देंगे, लेकिन इन्होंने जो किया था, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। अब हम पेयरिंग कराएंगे। जब हम पेयरिंग करा देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 ऑर्बिटल्स में आ गए। ये हो गया 3d, और ये हो गया 4s, और ये हो गया 4p। अब बेटा अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये 2 खाली हैं, ये खाली है, ये 3 खाली हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा यहां पर, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, d2sp3। अब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हुआ क्या, ये 3d के और ये हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये हैं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्या होता है, दे ओवरलैप विद filled orbitals of ligand to form coordinate bonds। क्या होगा, 2, ये हो गया 3d, और यहां पर इस तरीके से दिखाया जाता है 1 2 3 4 5, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन गया इस तरीके से। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज बतानी पड़े तो पहली बात तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी शेप कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कैसे हैं, पेयर्ड हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे डायामैग्नेटिक। और इसके अलावा हम इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो d ऑर्बिटल्स यूज हुए वो अंदर वाली शेल के यूज हुए। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बस हम लिगेंड को चेंज करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज को आपको बताते हैं। पहले इसको रब करते हैं फिर बताते हैं। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, बिल्कुल एक चीज चेंज कर रहे हैं, सेम ही है सब कुछ, K4Fe, और लिगेंड हमने Cn के बजाय यहां पर फ्लोरीन ले लिया। थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहां पर भी आयरन +2 में ही है। जब आयरन +2 में जाएगा तो इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो 3d में 6 रहेंगे, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन इसके बाद ले लेंगे। 4s 0 होंगे, p में 0 होंगे, और 4d का भी हम यहां ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है 4d का यूज होगा। अब देखिए क्या होता है, ये 3d है,
जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भैया, ये 3D हो गया। ये 4s है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये 4p है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये है 4d, यहां पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इन्होंने पेयरिंग नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? इनको पता था कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता है। अगर ये हम यहाँ पर पेयर करा देंगे, यहाँ करा देंगे, तो ऐसे केस में सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे पेयर्ड, और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और इन्हें पहले से ही पता थी इसकी प्रॉपर्टीज़ कि ये डायामैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक होता है, तो इन्होंने पेयरिंग नहीं कराई। तो इन्होंने क्या किया? पेयरिंग नहीं कराई और यहाँ पर दिखाया sp3 मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाया। ये 3D एज सच रहेगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। ये 4s, सॉरी ये 4s नहीं दिखाएंगे, अब हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। तो ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा दिए हमने, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो ये हो गया 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस तरीके से अब इन्होंने क्या किया, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना दिया। ये 3D हो गया और ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन गए। और अब अगर इस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज लिखें हम, हालांकि वो सब पहले से ही पता थी, तो स्ट्रक्चर तो होगा ऑक्टाहेड्रल। इसके अलावा ये बोला जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और साथ में इसको हम कहेंगे ये होगा पैरा मैग्नेटिक। ये पैरा मैग्नेटिक होगा। और यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम n से दिखा रहे हैं, वो कितने होंगे? 4, 1 2 3 4। इसका हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट μs इज इक्वल टू, आपको पहले भी ये फार्मूला पढ़ाया गया है सॉलिड स्टेट में, n+2 ये होता है बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, ये आ जाएगा 4 + 2 यानी कितना हुआ? 6 स्क्वायर रूट ऑफ 24 यानी 5 से थोड़ा सा कम आ जाएगा ये बोर मैग्नेटॉन में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब हमारे सामने मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो ये है कि हम कहाँ पर पेयरिंग कराएं और कहाँ पर पेयरिंग ना कराएं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये चीज़ तो खैर आगे चल के जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, क्योंकि उनकी वजह से जो फील्ड जनरेट होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, तो वो बोले जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और दूसरे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग करा देंगे अगर पेयरिंग की जरूरत होगी, और जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो पेयरिंग नहीं करा पाएंगे। पहले आप सुनिएगा, पेयरिंग होगी या नहीं होगी ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स के। नंबर 2, सेंट्रल मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड पे। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो करा देगा, लिगेंड वीक है तो नहीं करा पाएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगेंड्स को उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज किया गया है, एक सीरीज दी गई है, उस सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उस सीरीज में जो लिगेंड्स सबसे बाद में आते हैं वो 3 ये लिगेंड्स होते हैं, CN, CO है और NO2 है। ये 3 लिगेंड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो हम इन 3 को याद रखते हैं जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
पेयरिंग की जरूरत, मतलब पेयरिंग हो सकती है, पेयरिंग होके काम चल सकता है। तो अगर ये 3 लिगेंड आपको मिलें, कौन कौन से, यहां पर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं लिखा रहे आपको, यहां पे हम आपको नहीं बता रहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड क्या है, वीक लिगेंड फील्ड क्या है, क्योंकि ये बताया ही नहीं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक है। लेकिन आप एक ट्रिक टाइप से आप एक अपना, हम लोगों को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट तो करने नहीं, हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारी एक ट्रिक हो जाएगी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। हालांकि केवल लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ज्यादातर जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड पे। तो आप इसमें ये लिख लेना कि अगर लिगेंड CO है, NO2 नेगेटिव है और CN नेगेटिव है, तो पेयरिंग विल टेक प्लेस इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो। अब ऑलरेडी अगर खाली है, पहले से ही 2 डीके खाली हैं और ये एक ऐसे है ऐसे, तो पेयरिंग नहीं कराएंगे। अगर पेयरिंग की जरूरत है तो पेयरिंग हम क्या करेंगे, करा देंगे। जो हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, ये बहुत खराब लिगेंड्स होते हैं, वीक लिगेंड्स होते हैं। इन केसेस में पेयरिंग बिल्कुल नहीं होती है। ये शुरुआत में होते हैं सीरीज के, लास्ट में ये वाले होते हैं, और बीच में ये NH3 और H2O आते हैं। तो इस वाले केस में कहीं कहीं पे पेयरिंग होती है और कहीं कहीं पे नहीं होती है। एक आध एग्जांपल्स हैं जो थोड़े से आपको परेशान करेंगे, वो हम आपको यहाँ करा देंगे। NH3 और H2O बीच में आते हैं लगभग, तो इनके केसेस में कहीं पे पेयरिंग होती है, कहीं पे नहीं होती है, क्योंकि ये खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं। बाकी फैक्टर्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं पेयरिंग के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे केस में हो जाएगी। और अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर नहीं होगी। एक आध एग्जाम्पल्स होंगे, वो हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे, या आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, वो आप याद कर लेंगे वहां पे। तो ये होता है, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है एग्जैक्टली कि होते क्या है, मतलब आपको लिखना पड़ता है। तो नई लाइन से एक, ये तो आपने कंप्लीट कर लिया कि कहाँ पेयरिंग कराओगे, कहाँ नहीं कराओगे, ये आपने लिख लिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये नोट, आपने ये ट्रिक भी लिख ली। ये ट्रिक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया नहीं गया। ट्रिक इसलिए क्योंकि ये हमने उठा लिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। तो इस वाले भी पेयरिंग करा देंगे, बाकी में आप पेयरिंग फिलहाल अभी मान के चलें नहीं कराएंगे। एग्जैक्ट कहाँ पे पता लगेगा आपको, एग्जैक्टली आपको पता लगेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी है। ये आपने पढ़ लिया, तो एक नोट और लिखिएगा। उस नोट में लिखें, ऑन द बेसिस ऑफ शेल, ऑन द बेसिस ऑफ शेल ऑफ d ऑर्बिटल्स विच आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, कॉमा लगा के, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। मतलब वो शेल कौन सी है जिसके d ऑर्बिटल्स को यूज किया गया हाइब्रिडाइजेशन में। इस बेसिस पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 2 टाइप के हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स। इन 2 टाइप्स में पहला लिखेंगे आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर, INNER, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें लिखिएगा द d ऑर्बिटल्स used in hybridization are of n-1th shell, n-1th shell, that is of inner shell। n क्या है यहां पर, outermost shell, outermost shell, जिसके s और p ऑर्बिटल्स यूज किए गए हैं। आपने लिखा है द d ऑर्बिटल्स यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन आर ऑफ n-1th शेल, दैट इज ऑफ इनर शेल, और n क्या है यहां पर, आउटर मोस्ट शेल। दे आर, फुल स्टॉप के बाद, दे आर D2sp3, दे आर D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दे आर D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड, फुल स्टॉप के बाद। जनरली आइदर दे आर डायामैग्नेटिक, क्योंकि पेयरिंग हो गई, आइदर दे आर डायामैग्नेटिक और वेरी लेस पैरामैग्नेटिक। एक आध इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच सकता है कि भाई कई बार क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो 1 उठा के पेयर करा दिया, 1 फिर भी बच गया। आइदर वेरी लेस पैरामैग्नेटिक, तो ये हो गया। दूसरे होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, उसमें लिखिएगा द d ऑर्बिटल्स यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन आर ऑफ nth shell, are of nth shell, that is of
आउटर मोस्ट शेल। फुल स्टॉप के बाद दे आर sp3d2 they are sp3d2 hybridized, they are sp3d2 hybridized। ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पता लग गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस करते हैं। बाकी तो आपको घर से ही प्रैक्टिस करने होंगे, मैं आपको दे दूंगा कौन से एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। रब करते हैं, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं। जो एग्जाम्पल्स आपको घर से प्रैक्टिस करने हैं देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करिएगा घर से। यहाँ लिख देते हैं K3 Fe CN6, इसको करिएगा। इसको हमने नंबर 1 दे दिया और इनकी प्रॉपर्टीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाइएगा, या जो लोग लाइव क्लास के लिए लाइव डिस्कशन जो असाइनमेंट का होता है उसके लिए रजिस्टर्ड हैं उनसे तो लाइव क्लास में बात हो जाएगी, और जो नहीं रजिस्टर्ड हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं अपने आंसर्स। पहले का आंसर क्या होगा, वही 3 चीज़ें आपको बतानी हैं। स्ट्रक्चर आप मत बताइए क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। बस ये बता दो इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल, नंबर 1, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं n। दूसरा जो आप करेंगे वो करेंगे Cr NH3 6 बार और Cl3, ये एक देख लीजिए। ये 3 कॉम्प्लेक्सेस जो अब हम लिखने जा रहे हैं नंबर 3, 4 और 5, ये साथ साथ ही पूछे गए हैं। ये बहुत बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एग्जाम्पल है NiCN 4 बार -2 चार्ज, NiCl 4 बार फिर से -2 चार्ज, NiCO 4 बार और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं। तो ये 3 कॉम्प्लेक्सेस एक साथ दिए होते हैं और पूछा जाता है इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, तीनों का रेस्पेक्टिवली सीक्वेंस में, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ऐसे करके, या ये पैरा होंगे या डाया होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों के पास होता है। बाकी हम इन 3 को अभी आपको बता देते हैं, 3 को, इन लास्ट वाले 3 को प्रैक्टिस करके बता देते हैं कैसे करने हैं। तीनों को हम लोग एक साथ ले लेते हैं। यहां पर हम ले रहे हैं NiCN 4 और -2 चार्ज। यहां पे हम ले ले रहे हैं NiCl4 और -2 चार्ज, और यहां पर हम ले रहे हैं NiCO4, कोई चार्ज नहीं है। ध्यान देना हर जगह निकल ही रहेगा। तो हमने Ni को लिया, Ni में 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं D में 3D आएगा, 8 4s में 2 होंगे और P में यहाँ पर 0 होंगे। जब आप निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यहाँ पे +2 आएगा, तो Ni को जब आप +2 में लोगे तो ये 3D 8 4s 0 P में 0। अगर आप ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन दोगे 1 2 4 और ये 5, आठ इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D हो गया। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये हो गया 4p, ये 3D। देखिएगा अब क्या करना है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने हैं। अगर हम ये एक s का और 3 p के यूज कर लें तो sp3 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ अगर पेयरिंग करा दें तो एक ये खाली हो जाएगा तो dsp2 हो जाएगा। अगर sp3 हुआ
तो टेट्राहेड्रल बन रहा है स्ट्रक्चर, और अगर DsP2 हुआ तो स्ट्रक्चर बन रहा है स्क्वायर प्लेनर। अब हम कौन सा यहाँ पे बनाएं? देखिए लिगेंड कौन है? Cl। तो अगर पेयरिंग की ज़रूरत होती है, ज़रूरत का मतलब अगर D2sp3 बन सकता है या DsP2 बन सकता है, तो यहाँ पर अब क्या होती है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से 1 2 3 4, 2 4 तो 6 2 8 हो गए। ये 3D, ये 4s, ये 4p। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो अब हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ये 3D के कितने ऑर्बिटल बचे? 4। और ये यहाँ पर हो गए 1 2 3 4। ये क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेते हैं। एक पी का अपना बच जाएगा, उसको हमने छोड़ दिया। इस तरीके से हम जब इस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे तो ये होगा स्क्वायर प्लेनर। ये बहुत बार पूछी गई हैं प्रॉपर्टीज़। स्क्वायर प्लेनर के बाद अब यहाँ तो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल होता नहीं है, क्योंकि वो टर्म्स यूज होते हैं केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। इसके अलावा ये पैरा है या डाया है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? डाया मैग्नेटिक। तो तीन चीज़ें जो पूछी जाती हैं, हाइब्रिडाइजेशन, DsP2, स्क्वायर प्लेनर और कैसा है? डाया मैग्नेटिक। यहाँ पे आएंगे तो Ni+2 में है, हम फाइनल लिख रहे हैं, इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये 3D है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 3D हो गया, ये 4s हो गया और ये हो गया 4p। ठीक है भैया। लेकिन इस बार लिगेंड पड़ गया, सॉरी ये गलत लिख गया, ऐसे ये लिगेंड पड़ गया कमजोर। लिगेंड कमजोर पड़ गया तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, क्योंकि ये Cl है, हमने आपको बताया ही था। पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये 1 2 3 4 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 वो ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ पर ये 4 ऑर्बिटल्स जो आएंगे वो कौन से होंगे? sp3 हाइब्रिड होंगे, जो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज देनी पड़े तो तीनों लिख देते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये कैसा होगा? ये टेट्राहेड्रल होगा, और साथ में ये पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिक में भी जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो कैसे, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? वो 2 होंगे। यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर Ni 0 में ही है, दिख रहा होगा होपफुली। Ni 0 में है तो ये 28 ही रहेगा। 3D, थोड़ी जगह यहाँ कम पड़ रही है, 3D 8, 4s 2 रहेगा, और P में कितने रहेंगे? 0 रहेंगे। बेटा इसको हम थोड़ा इसको रब कर देते हैं, फिर बनाते हैं, सो दैट हमें जगह मिल जाए। ये आप कॉपी कर लीजिएगा। यहां पे बेटा जी देखिएगा 3D 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया, 5 6 7 8। ये 4s के हैं 2, और ये 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखना ध्यान से, ये खाली हैं, लिगेंड भी स्ट्रांग है जो पेयरिंग करा सकता है। तो ये जो s वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहां जाके पेयर होते हैं। पेयरिंग ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन्स इन कहां? 3D ऑर्बिटल्स। ये पेयरिंग होती है। जब ये पेयरिंग होती है तो ये स्थिति बनेगी 1 2 3। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब सब में कैसे हो जाएंगे? 2। तो ये 4s हो गया, खाली हो गया, ये 4p हो गया।
तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये 3d ऐसे ही है, और यहाँ पे है ये 4 ऑर्बिटल्स sp3 वाले, ये क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ अगर प्रॉपर्टी बतानी पड़े तो पहली बात तो sp3 है, sp3 के बाद कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और साथ में ये होगा डायामैग्नेटिक। तो बेटा जी बाकी एग्जांपल्स आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, हम पढ़ते हैं लास्ट में ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो डालेंगे हेडिंग ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लिखिएगा ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहला पॉइंट लिखें, it cannot explain the reason of pairing. It cannot explain the reason of pairing in some complexes and no pairing in other complexes. That is, cannot explain a strong ligand field and weak ligand field. पहला तो ये हो गया। दूसरा, cannot explain कलर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कलर के बारे में कुछ नहीं समझाया। तीसरा, इन मैनी कॉम्प्लेक्सेस कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ब्रैकेट में लिखिएगा, इज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जर्व्ड। ये एक ड्रॉबैक हो गया। और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, फॉर्मेशन ऑफ एक कॉम्प्लेक्स है CuNH3 4 बार, और यहाँ पर है ये चार्ज +2 ले लो या बाद में SO4 ले लो। इसके बारे में नहीं समझा पाए कैसे, इन्होंने अजीब इसके बारे में भाई हमें पहले से ही पता है, भाई इनको पहले से ही पता था कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा लाना है, स्क्वायर प्लेनर लाना है, स्क्वायर प्लेनर लाना है, और साथ में कैसा लाना है, ये पैरामैग्नेटिक लाना है विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। तो इन्होंने देखो अपनी मनमानी चलाई। मनमानी कैसे चलाई, कॉपर में होते हैं 29, तो आ जाएगा 3d9 4s, यहाँ 29 है, ये 3d10 होता है यहाँ पे, 4s1 और p में आ जाएगा 0। कॉपर +2 में है तो कॉपर को +2 में ले जाएंगे तो 3d8 4s0 और p में क्या होगा 0। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्थिति बनी, ये 4s हो गया और ये p, एक ये निकलेगा 9 होगा यहाँ ऐसे, ये 4p हो गया। अब देखो भैया स्क्वायर प्लेनर लाना है, इसका मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कराना है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम पेयर करें भी तो कहाँ करें, कोई मौका ही नहीं है भैया d ऑर्बिटल में पेयरिंग करने का, बट ये लाना तो है, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन तो करनी है। तो इन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचा दिया, p में जो 3 ऑर्बिटल थे यहाँ कहीं पे, किसी में भी पहुँचा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया 3d, 3d में ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये हो गया 4s और ये रहा 4p। इलेक्ट्रॉन यहां दिखा देते हैं। इसके बाद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 करोगे तो ये यहां निकल के आएगा 3d, 3d में कितने होंगे, ये 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बीच में दिखाए जाते हैं ये DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहां दिखाया जाता है ये 4p, और 4p के एक ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है ऐसे करके। तो एग्जाम में अगर आए इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देना पड़े कॉम्प्लेक्स का, तो बेटा जी ये वाला दिखाइएगा,
DsP2 हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा हम क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं DsP2। अब क्या होगा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये 3D हो गया, ये DsP2 वाले हो गए 3D, चलो नीचे लिख देते हैं। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया 4p। और अब वो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रही हैं जो इन्होंने ऑब्जर्व की थी। तो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए किया कुछ भी किया इन्होंने, बट उसका रीजन नहीं बताया इन्होंने। तो ये सब ड्रॉबैक आते हैं, लेकिन फिर भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स का देना पड़े एग्जाम में, अगर 4 ऑप्शंस दिए हुए हों तो आप यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ये एग्जाम में आ भी चुका है और यही सेलेक्ट किया जाता है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसके ड्रॉबैक्स पढ़े। नेक्स्ट एक पढ़ेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और फिर एक चीज़ जो और पढ़ेंगे वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड होगी, कॉम्प्लेक्सेस के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। और हाँ, बड़े अच्छे अच्छे जो एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव, वहाँ पर कार्बोनाइल्स की बॉन्डिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेटल कार्बोनाइल्स। तो मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में भी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। तो होपफुली आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।